दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज से हम शुरू कर रहे हैं लोक प्रशासन विषय से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसमें हम लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अध्यायों को कवर करेंगे। ये वीडियो राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन विषय से स्नातक, परास्नातक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोक प्रशासन विषय के प्रत्येक अध्याय को बहुत ही आसान शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अतिरिक्त नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके पहले अध्याय में हम लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र। दोस्तों, मानव एक सामाजिक प्राणी है, यानी मैन इज ए सोशल एनिमल। वो सदैव समाज में रहता है। प्रत्येक समाज को बनाए रखने के लिए कोई न कोई राजनीतिक व्यवस्था जरूर होती है। इसलिए ये माना जा सकता है कि उसके लिए समाज और राजनीतिक व्यवस्था अनादिकाल से अनिवार्य रही है। अरस्तु, आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु का कहना है कि यदि कोई मनुष्य ऐसा है जो समाज में न रह सकता हो या जिसे समाज की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, तो वो अवश्य ही एक जंगली जानवर होगा या देवता होगा। प्रत्येक समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई न कोई निकाय या संस्था होती है, चाहे उसे नगर राज्य कहें या राष्ट्र राज्य। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संचालित करने के लिए एक जो है निकाय या संस्था होती है। राज्य, सरकार और प्रशासन देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य, सरकार और प्रशासन के माध्यम से कार्य करता है। राज्य के उद्देश्य और नीतियां कितने भी प्रभावशाली, आकर्षक और उपयोगी क्यों न हो, उनसे उस समय तक कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक कि उनको प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कार्य रूप में परिणत न किया जाए। इसलिए प्रशासन के संगठन, व्यवहार और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना बहुत जरूरी हो जाता है। एक महत्वपूर्ण विचारक हैं चार्ल्स बियर्ड। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि कोई भी विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन। तो ये एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ देखिए, सबसे पहले परीक्षा की दृष्टि से हमारे सामने आ गया कि कोई भी विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रशासन। ये चार्ल्स बियर्ड का कथन है। राज्य और सरकार का, यहाँ तक कि स्वयं सभ्यता का भविष्य, सभ्य समाज के कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम प्रशासन के विज्ञान, दर्शन और कला के विकास में ही कला का विकास करने की हमारी योग्यता पर निर्भर है। प्रोफेसर डोनहम है एक महत्वपूर्ण विचारक हैं डोनहम। इन्होंने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो ये मुख्यतः प्रशासन की असफलता का कारण होगी। यदि किसी सैनिक अधिकारी की गलती से अणु बम छूट जाए तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और कुछ ही क्षणों में विकसित सभ्यताओं के नष्ट होने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो डोनहम या प्रोफेसर डोनहम का कहना है कि यदि हमारी सभ्यता असफल होगी तो ये मुख्यतः प्रशासन की असफलता के कारण होगी। दोस्तों, जैसे जैसे राज्य के स्वरूप और गतिविधियों का विस्तार होता गया है, त्यों-त्यों प्रशासन का महत्व बढ़ता गया है। यानी प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व राज्य का स्वरूप और गतिविधियों या कार्यों के विस्तार से और भी बढ़ा है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि हम प्रशासन की गोद में पैदा होते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं, मित्रता करते हैं, टकराते हैं और मर जाते हैं। आज की बढ़ती हुई जटिलताओं का सामना करने में व्यक्ति और समुदाय अपनी सीमित क्षमताओं और साधनों के कारण स्वयं को असमर्थ पाते हैं।
चाहे अकाल, बाढ़, युद्ध या मलेरिया की रोकथाम करने की समस्या हो अथवा अज्ञान, शोषण, असमानता या भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रश्न हो, प्रशासन की सहायता के बिना अधिक कुछ नहीं किया जा सकता है। स्थिति ये है कि प्रशासन के अभाव में हमारा अपना जीवन मृत्यु के समान भयावह और टूटे तारे के समान असहाय लगता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रशासन हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अंतर तक समाया हुआ है। हम उसे अपने वर्तमान का सहारा नहीं समझते, वरन एक नई सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विश्व के निर्माण का आधार मानते हैं। हमें अपना भविष्य प्रशासन के हाथों में सौंप देने में अधिक संकोच नहीं होता है। प्रशासन की आवश्यकता सभी निजी और सार्वजनिक संगठनों को होती है। डिमार्क और कोइंग ये विचारक हैं। इनका कहना है कि वही यह निर्धारण करता है कि हम किस तरह का सामान्य जीवन बिताएंगे और हम अपनी कार्यकुशलताओं के साथ कितनी स्वाधीनताओं का उपभोग करने में समर्थ होंगे। प्रशासन स्वप्न और उनकी पूर्ति के बीच की दुनिया है। देखिए, एक कोटेशन है कि प्रशासन स्वप्न और उनकी पूर्ति के बीच की दुनिया है। उसे हमारी व्यवस्था, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की कुंजी माना जा सकता है। जहां स्मिथबर्ग, शाइमन और थॉमसन उसे सहयोगपूर्ण समूह व्यवहार का पर्याय मानते हैं, वहीं मोस्टीन मार्क्स के लिए वो प्रत्येक का कार्य है। मोस्टीन मार्क्स प्रशासन को प्रत्येक के कार्य की संज्ञा देते हैं। वस्तुतः प्रशासन सभी नियोजित कार्यों में विद्यमान होता है, चाहे वे निजी हों अथवा सार्वजनिक, यानी चाहे सरकारी कार्य हो या निजी कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य हो। प्रशासन सभी जगह जो भी नियोजित या संगठित कार्य हैं वहाँ पर वह होता है। उसे प्रत्येक जन समुदाय की सामान्य इच्छाओं की पूर्ति में लगातार व्यवस्था माना जा सकता है। दोस्तों, प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को प्रशासन की आवश्यकता होती है, चाहे वो लोकतंत्रात्मक हो, समाजवादी हो या तानाशाही। यानी कोई भी राजनीतिक व्यवस्था या कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जहां प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। एक दृष्टि से प्रशासन की आवश्यकता लोकतंत्र से भी अधिक समाजवादी व्यवस्थाओं को रहती है। समाजवादी व्यवस्थाओं के सभी कार्य प्रशासकों के द्वारा ही किए जाते हैं। लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं में व्यक्ति निजी तौर पर और सूचना समुदाय भी सार्वजनिक जीवन में अपना योगदान देते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि प्रशासन का कार्य समाजवाद की अपेक्षा लोकतंत्र में अधिक कठिन होता है। समाजवाद में प्रशासन पूरी तरह से एक राजनीतिक दल द्वारा नियंत्रित और निर्देशित होता है। इससे प्रशासन का नीतिगत और निर्णय संबंधी दायित्व अपेक्षाकृत कम हो जाता है। प्रजातंत्र या लोकतंत्र में प्रशासन के बिना लोकतंत्र की सफलता मृग तृष्णा मात्र होती है। A.D. गोरवाला, ये इनके नाम पर एक समिति बनी थी, गोरवाला कमेटी। इनके अनुसार प्रजातंत्र में योजनाओं की सफलता के लिए एक स्वच्छ, कुशल और निष्पक्ष प्रशासन का होना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, प्रशासन सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों और निर्णयों के क्रियान्वयन में संलग्न रहता है। वह इनके संदर्भ में प्रत्येक नागरिक और समुदाय के आचरण का नियंत्रण, नियमन और निर्देशन करता है। यानी वह व्यक्ति और समुदाय को सामान्य लक्ष्यों की ओर अभिमुख करता है। साथ ही साथ प्रशासन इन सामान्य लक्ष्यों और नीतियों की क्रियान्वित दशाओं का निर्माण भी करता रहता है। आर्डवे टीड एक विचारक हैं। आर्डवे टीड, इन्होंने कहा है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। तो यहाँ पर इसको भी आप याद कर लीजिएगा। आर्डवे टीड का कथन है कि प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता है। दोस्तों, प्रशासन अपनी क्रियाओं द्वारा सामान्य जीवन को नैतिकता और उच्च आदर्शों की दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। बाह्य कार्यों तक सीमित होते हुए उसे सामूहिक नैतिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। प्रशासन को सांचों में ढालकर जीवंत और मूर्त बनाए बिना अध्यात्म और नैतिकता कोरी कवि कल्पना अथवा अमूर्त चिंतन मात्र है। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म और नैतिकता में विश्वास न भी करे तो भी सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उसको प्रशासन और प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आधुनिक राज्य, समाज और उद्योग और अन्य क्षेत्र भी इन्हीं के माध्यम से कार्य करते हैं।
दोस्तों, प्रशासन का कार्य क्षेत्र या प्रशासन का जो क्षेत्र है, स्कोप या दायरा इतना व्यापक हो गया है कि एक विचारक हैं शोसर, इनके अनुसार उसे एक दो वाक्य वाली परिभाषाओं में नहीं बांधा जा सकता है। यानी प्रशासन का जो दायरा है, क्षेत्र है, इतना अधिक व्यापक है कि इसको परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता है। विस्तृत परिभाषाओं पर यदि दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे तो संकुचित परिभाषाओं को देखकर प्रशासन के विद्यार्थियों का दम घुट जाएगा। साइमन, आप जानते हैं साइमन, हर्बर्ट साइमन, इन्होंने इसी तरह व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है। उनका कहना है कि प्रशासन सभी सहयोगपूर्ण व्यवहार के प्रतिमानों से संबद्ध होता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों के साथ किसी गतिविधि में सहयोग करता है वो प्रशासन में लगा हुआ है। तो ये तो था सामान्य आपके लिए इंट्रो या एक सामान्य जानकारी, प्रशासन को समझने के लिए सामान्य रूपरेखा। अब विषय पर आते हैं तो इसमें सबसे पहले जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। सरकार या शासन यानी गवर्नमेंट किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई होती है। सरकार या शासन किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई है और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम प्रशासन कहते हैं, उसके अधीन रहकर शासन के लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक कार्य रूप में परिणत करता है। सरकार किसी राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई है और प्रशासन जो है उसके अधीन रहकर शासन के लक्ष्यों को विस्तार पूर्वक कार्य रूप में परिणित करता है। इसी कारण राज्य के लक्ष्य प्रशासन के लक्ष्य कहे जाते हैं, किंतु दोनों का अंतर स्पष्ट और अस्थायी है। देखिए, राज्य और प्रशासन में अंतर है। प्रशासन शासन के अधीनस्थ रहकर कार्य करने वाला विशिष्ट मानवीय संयंत्र है और प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन जो है यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ये अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी अनुवाद है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कैसे बना है? तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्टेयर से मिलकर हुई है और इसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंध करना या देखभाल करना। शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से प्रशासन का अर्थ होता है कार्यों का प्रबंध करना, अच्छे ढंग से या अच्छे रीति से प्रशासन करना, शासन करना और कम खर्चे में सामूहिक रूप से कार्य करने की व्यवस्था को प्रशासन कहा जाता है। प्रशासन सामान्य ढंग से उत्तम रीति से शासन करने को कहा जाता है। देखिए, प्रशासन के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने के लिए उसके अग्रलिखित 4 रूपों को ध्यान में रखना चाहिए। ये 4 रूप कौन कौन से हैं? प्रशासन के स्वरूप को समझने के लिए हमको 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? देखिए, पहला, उसे सरकार या कार्यपालिका का पर्याय माना जाता है प्रशासन को। दूसरा, यही एक ऐसा ज्ञान है जो किसी व्यापारिक, औद्योगिक अथवा राजनीतिक संस्था के अध्ययन से संबंधित होता है। तीसरा, सार्वजनिक नीतियों अथवा लक्ष्यों को क्रियान्वित करने वाली क्रियाओं के समूह को भी प्रशासन कहा जाता है और ऐसी निरंतर की जाने वाली क्रियाओं की दृष्टि से उसे प्रक्रिया तथा क्रियाओं का निष्पादन करने वाले व व्यक्ति समूह की दृष्टि से उसे एक निकाय, संस्था या संरचना माना जा सकता है। और चौथा, प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध यानी मैनेजमेंट से है। तो प्रशासन को 4 रूपों से समझा जा सकता है। पहला, उसे सरकार या कार्यपालिका का पर्याय माना जाता है, या फिर ये ऐसा ज्ञान है जो व्यापारिक, औद्योगिक अथवा राजनीतिक संस्था के अध्ययन से संबंधित है और सार्वजनिक नीति और लक्ष्यों को क्रियान्वित करने वाली क्रियाओं के समूह को भी प्रशासन कहा जाता है। और चौथा चीज़ ये कि प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका संबंध प्रबंध यानी मैनेजमेंट से है। प्रशासन एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक प्रयासों में, चाहे वे सार्वजनिक हो, निजी हो, सैनिक हो या असैनिक हो, पाई जाती है। याद कर लीजिए दोस्तों, प्रशासन कोई सकरा या जो है नैरो
वर्ड नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सभी सामूहिक प्रयास में, चाहे वो सरकारी हो, निजी हो, सैनिक हो, असैनिक हो, यहाँ पर पाई जाती है। लेपावस्की एक विचारक हैं। उनका कहना है कि चाहे उसे प्रबंध कहें या संगठन, कार्यपालिका कहें या लोक प्रशासन, एक कला और प्रविधि के रूप में वह सभ्य मानव के अनुभव के साथ सदा से जुड़ा रहा है। साइमन कहते हैं कि अति विस्तृत अर्थ में समान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूहों द्वारा सहयोगपूर्ण ढंग से की गई क्रियाएं ही प्रशासन हैं। लूथर गुलिक ने सुपरिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति को उपलब्ध कराने को प्रशासन कहा है। इसी तरह स्मिथबर्ग, साइमन आदि ने समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करने वाले समूहों की गतिविधि को प्रशासन माना है। पिफनर और प्रिस्टस के अनुसार प्रशासन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा भौतिक साधनों का संगठन और संचालन है। और इसी तरह इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने उसे कार्यों के प्रबंध अथवा उनको पूरा करने की क्रिया बताया है। निग्रो एक प्रशासनिक विचारक हैं। निग्रो के अनुसार प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य तथा सामग्री का उपयोग और संगठन है। एल.डी. व्हाइट का कहना है कि किसी विशिष्ट उद्देश्य अथवा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बहुत से व्यक्तियों का निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय की कला प्रशासन है। तो ये जो विचारकों के द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं, इनके आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, आप देखिए। तो इन परिभाषाओं की दृष्टि से प्रशासन के जो सामान्य लक्षण हैं वो ये हैं कि पहला, ये मनुष्य तथा भौतिक साधनों का समन्वय है। दूसरा है समान लक्ष्यों अथवा नीति का पूर्व निर्धारण है। तीसरा है संगठन और मानवीय सहयोग। चौथा है मानवीय गतिविधियों का निर्देशन और नियंत्रण। और पांचवा लक्ष्यों की प्राप्ति। तो इन परिभाषाओं से, विचारकों द्वारा दिए गए परिभाषाओं से प्रशासन के ये सामान्य लक्षण हैं। और इन सभी लक्षणों को टीड की परिभाषा में देखा जा सकता है कि प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव के प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। तो ये आप देख लीजिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप मैं यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर रहा हूँ कि प्रशासन जो है ये वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव के प्रयासों के एकीकरण की समावेशी प्रक्रिया है। अब देखिए, इन सभी परिभाषाओं में प्रशासन की बड़ी व्यापक व्याख्याएं की गई हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य सभी प्रकार के मानव समूहों में पाए जाने वाले प्रशासन का अध्ययन करना नहीं है। हम केवल सार्वजनिक अथवा लोक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशासन का अध्ययन करेंगे। तो हमारे विषय को सार्वजनिक या लोक प्रशासन कहा गया है। यही लोक प्रशासन सामान्य प्रशासन से पृथक और विशिष्ट हो जाता है। और लोक प्रशासन के सिद्धांत और कार्यप्रणालियाँ अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध प्रशासनों को अधिकाधिक मात्रा में प्रभावित करती हैं। तो इस विषय के लिए या विषय के अध्ययन के रूप में हम लोक प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा जान लेते हैं। प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, ये लोक प्रशासन कहलाता है। देखिए, प्रशासन का वह भाग जो सामान्य जनता के लाभ के लिए होता है, लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन का संबंध सामान्य अथवा सार्वजनिक नीतियों से होता है। एल.डी. व्हाइट के शब्दों में लोक प्रशासन में वे गतिविधियां आती हैं जिनका प्रयोजन या उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना अथवा क्रियान्वित करना होता है। इसी तरह वुड्रो विल्सन के अनुसार लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत और क्रमबद्ध रूप में क्रियान्वित करने का काम है। और कानून को क्रियान्वित करने की प्रत्येक क्रिया प्रशासकीय क्रिया है। डिमाक ने कहा है कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है।
टिमाक की परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। क्या से अभिप्राय विषय में निहित ज्ञान से है, यानी वह विशिष्ट ज्ञान जो किसी भी प्रशासकीय क्षेत्र में प्रशासक को अपना कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। और कैसे से अभिप्राय प्रबंध करने की उस कला और सिद्धांत से है जिसके अनुसार सामूहिक योजनाओं को सफलता की ओर ले जाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण विचारक हैं हार्वे वाकर। हार्वे वाकर ने कहा है कि कानून को क्रियात्मक रूप प्रदान करने के लिए सरकार जो कार्य करती है वही प्रशासन है। विलोबी के मतानुसार प्रशासन का कार्य वास्तव में सरकार के व्यवस्थापिका अंग द्वारा घोषित और न्यायपालिका द्वारा निर्मित कानून को प्रशासित करने से संबद्ध है। और पर्सी मैक्वीन ने बताया है कि लोक प्रशासन सरकार के कार्यों से संबंधित होता है, चाहे वे केंद्र द्वारा संपादित हों अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा। व्यापक गतिविधि के रूप में ड्वाइट वाल्डो ने इसे बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानवीय क्रिया कहा है। तो ड्वाइट वाल्डो का ये जो कथन है, वाल्डो ने प्रशासन को बौद्धिकता की उच्च मात्रा युक्त सहयोगपूर्ण मानव क्रिया कहा है, याद रखिएगा। दोस्तों देखिए, सिद्धांत और विश्लेषण की दृष्टि से लोक प्रशासन और निजी प्रशासन सामान्य प्रशासन के दो विशिष्ट रूप हैं, लेकिन इन दोनों रूपों में मौलिक समानताएं पाई जाती हैं। यानी लोक प्रशासन जो है या निजी प्रशासन, ये प्रशासन के विशिष्ट रूप हैं, दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। वर्तमान समय में इनके मध्य चली आ रही असमानताएं या अंतर कम होते जा रहे हैं और प्रबंध भी प्रशासन से भिन्न न होकर उसी का संचालन और निर्देशात्मक भाग है। इस अध्याय की केंद्रीय धारणा है कि निजी और सार्वजनिक प्रशासन और प्रबंध में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। उनकी असमानताओं के बजाय समानताएं अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं और भारत तथा अन्य विकासशील देशों को प्रशासन का व्यापक परिप्रेक्ष्य ही अपनाया जाना चाहिए। लोक प्रशासन को संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर भी परिभाषित किया गया है। व्यापक दृष्टिकोण से कुछ परिभाषाएं जो दी गई हैं उनको देख लेते हैं। दोस्तों, राजनीति विज्ञान में प्रशासन शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। बहुत व्यापक या विस्तृत अर्थों में ये शब्द शासकीय मामलों का वास्तविक संचालन प्रकट करता है। इसी प्रकार शासन की विधायी शाखा व्यवस्थापिका का प्रशासन, न्यायिक कार्यों या न्यायपालिका के प्रशासन और शासन की प्रशासकीय शाखा से संबंधित कार्यों का प्रशासन या सामान्यतः शासन के सभी कार्यों को चलाने के बारे में कहना उचित है। और अति संकुचित अर्थों में ये केवल प्रशासकीय शाखा की क्रियाओं को ही सूचित करता है। तो लोक प्रशासन का अध्ययन व्यापक और संकुचित अर्थ में किया जाता है और कुछ विचारक जो हैं इसको संकुचित अर्थ में प्रयोग करते हैं तो कुछ व्यापक अर्थों में। देखिए, कुछ विचारकों का मानना है कि लोक प्रशासन प्रशासकीय विज्ञान का वह भाग है जिसका संबंध शासन से है। इस कारण यह मुख्यतः कार्यपालिका शाखा से, जहां शासन का कार्य किया जाता है, वहां से संबंधित होता है। लेकिन साफ तौर पर व्यवस्थापिका और न्याय शाखाओं से संबंधित समस्याएं भी प्रशासनिक समस्याएं होती हैं, ये लूथर गुलिक का कहना है। इसी तरह साइमन का कहना है कि सामान्य प्रयोग में लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो केंद्र, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा संपन्न की जाती है। तो ये परिभाषा साइमन के द्वारा दी गई है। लोक प्रशासन को शाब्दिक अर्थों में न्याय प्रशासन में न्यायालयों के कार्य, सरकार की कार्यकारी शाखा में सैनिक और असैनिक सभी अभिकरणों के कार्य शामिल किए जाते हैं। लोक प्रशासन के किसी पूर्ण ग्रंथ में विधायी प्रबंध के अतिरिक्त न्यायिक संरचनाओं और क्रियाविधि पर विचार करने के साथ साथ सेनाओं में प्रयुक्त विशेष तंत्र और पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ेगा। ये मोस्टीन मार्क्स का कथन है। तो व्यापक अर्थ में दी गई जो परिभाषा है, ये लोक प्रशासन में सरकार के तीनों शाखाएं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका द्वारा निष्पादित सभी क्रियाओं को शामिल करती हैं। लेकिन कई जो प्रशासनिक विचारक हैं इस समावेशी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार लोक प्रशासन में केवल उन्हीं गतिविधियों का समावेश या अध्ययन किया जाना चाहिए जिनका निष्पादन कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय शाखा के द्वारा किया जाता है।
साइमन के अनुसार साधारण भाषा में लोक प्रशासन का अर्थ राष्ट्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों, स्वतंत्र आयोगों तथा सरकारी निगमों की कार्यपालिका शाखाओं से होता है, लेकिन उसमें न्यायिक और विधायी अवकरणों को शामिल नहीं किया जाता। तो जो व्यापक अर्थ में या प्रशासन को व्यापक अध्ययन के रूप में जो लोग वर्णित करते हैं, उनके अनुसार विधायी, न्यायिक और कार्यपालिकी तीनों कार्य शामिल हैं, लेकिन संकीर्ण या संकुचित अर्थों में प्रयोग करने वाले विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा से संबंधित है। संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन की जो परिभाषाएं दी गई हैं उनको देखते हैं। लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनका प्रयोजन सक्षम सत्ता द्वारा घोषित प्रशासकीय नीतियों को पूरा करना अथवा कार्यान्वित करना है। ये एल.डी. व्हाइट की परिभाषा है। वुड्रो विल्सन का मानना है कि लोक प्रशासन विधि का विस्तृत और व्यवस्थित रूप से क्रियान्वयन है और विधि को क्रियान्वित करने की प्रत्येक प्रशासकीय क्रिया प्रशासन है। एम. रत्नास्वामी का कहना है कि जब प्रशासन का संबंध राज्य के अथवा म्यूनिसिपल बोर्ड, काउंटी काउंसिल अथवा जिला बोर्ड जैसी छोटी राजनीतिक संस्थाओं के कामों के साथ होता है तो उसे लोक प्रशासन की संज्ञा दी जाती है। एक और परिभाषा है कि किसी कार्य को पूरा करना और उसका उद्देश्य ऐसी योजनाओं को बनाना है जिसके अनुसार सरकार की कोई भी नीति सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके, वही लोक प्रशासन है। ये मर्सन के द्वारा दी गई परिभाषा है। तो इन परिभाषाओं का भी वर्गीकरण किया जाता है और उसी के आधार पर लोक प्रशासन को समझते हैं। दोस्तों, इन परिभाषाओं का जो वर्गीकरण है ये लोक प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र की दृष्टि से किया जाता है। डॉक्टर एम.पी. शर्मा ने 4 वर्ग बताए हैं। पहला तो प्रकृति व्यापक किंतु क्षेत्र संकुचित। इसमें व्हाइट की परिभाषा को उत्तम उदाहरण के रूप में दिया जाता है। उनके अनुसार लोक प्रशासन में सभी यानी प्रकृति क्रियाएं हैं किंतु उनका प्रयोजन घोषित नीतियों का क्रियान्वयन करना है। दूसरा, प्रकृति और क्षेत्र दोनों संकुचित। तो इस वर्ग में मार्क्स, साइमन और मर्सन शामिल किए जाते हैं। तीसरा है प्रकृति संकुचित और क्षेत्र व्यापक। तो इसमें लूथर गुलिक इस वर्ग में आते हैं। उनके अनुसार प्रशासन का संबंध निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य की पूर्ति से होता है। चौथा है प्रकृति और क्षेत्र दोनों व्यापक। तो इस वर्ग का प्रतिनिधित्व डिमाक और फिफनर जैसे विचारक करते हैं। तो इन परिभाषाओं का वर्गीकरण है वो इन 4 प्रकार से किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सिद्धांत रूप में लोक प्रशासन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। उसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के कार्य आते हैं, लेकिन व्यवहार में वो केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यकलापों के अध्ययन को प्राथमिकता देता है। मार्क्स और साइमन ने इस स्थिति का समर्थन करते हुए बताया है कि लोक प्रशासन से हमारा अभिप्राय मुख्यतः संगठन, सेवी वर्ग के कार्यों और कार्य करने की उन प्रणालियों से होता है जो कार्यपालिका को सौंपे गए नागरिक तथा असैनिक कार्यों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। परंतु लोक प्रशासन जो है अन्य अंगों के कार्यों से सर्वथा उदासीन नहीं रह सकता। ये कहा जा सकता है कि कानून बनाने और न्याय करने का काम भी लोक प्रशासन के स्वरूप और गतिविधियों की गहरी जानकारी चाहता है और ऐसा ज्ञान होने पर विधायक क्रियान्वयन योग्य विधि का निर्माण करने, न्यायाधीश जानकारी और प्रभावपूर्ण न्याय प्रदान करने का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। आजकल गैर सरकारी क्षेत्र की लगभग सभी गतिविधियों का आकार प्रकार सार्वजनिक, सामाजिक और उत्तरदायित्वपूर्ण होता जा रहा है और ये कहा जा सकता है कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के निकट आता जा रहा है और इस दृष्टि से लोक प्रशासन की गतिविधियां और स्वरूप निजी क्षेत्र को भी प्रभावित करती जा रही हैं। लूथर गुलिक का कहना है कि प्रशासन का संबंध कार्यों का निष्पादन करने और साथ ही साथ निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति से होता है और प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जो लक्ष्य को पूरा करने के लिए संपादित किए जाते हैं। वह सहयोगपूर्ण समूह व्यवहार है। याद रखिएगा, लोक प्रशासन सहयोगपूर्ण समूह व्यवहार है। सभी जगह लक्ष्य को पूरा करा सकने वाली प्रशासनिक योग्यता की आवश्यकता होती है। हेनरी फेयोल के अनुसार यह वही प्रशासनिक योग्यता है जिसकी आवश्यकता उद्योग, सरकार और घरेलू प्रबंधन में आवश्यक होती है।
और प्रशासनिक प्रयास सब जगह एक जैसा होता है। आइए देखते हैं दोस्तों लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन का संबंध सरकार की उन सभी क्रियाओं और गतिविधियों से है जिन्हें विधि तथा लोकनीति के क्रियान्वयन के लिए संपन्न किया जाता है, लेकिन इसके साथ ही वह एक संरचना या संगठन, एक प्रक्रिया तथा व्यवसाय है। एक संरचना या संगठन के रूप में अभिप्राय उसके निर्धारित स्वरूप तथा मानवीय गठन से लिया जाता है। एक प्रक्रिया के रूप में वह लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभ से अंतिम स्तर तक उठाए जाने वाली क्रियाओं की लंबी श्रृंखला है। एक धंधे या व्यवसाय के रूप में वह आजीविका का साधन, कला कौशल या सामाजिक आर्थिक गतिविधि है। और इन तीनों रूपों का अध्ययन हम एक शैक्षिक विषय या अनुशासन यानी डिसिप्लिन के रूप में करते हैं और इसके संबंध में ज्ञानवर्धक विचारों का आदान प्रदान, चिंतन, अध्ययन, शोध आदि हमारा प्रोफेशन हो जाता है। हम प्रशासन का शासन के लिए उपयोग या प्रयोग करने के बजाय स्वतंत्र अध्ययन करते हैं और इन सभी स्थितियों के बारे में ड्वाइट वाल्डो के अनुसार कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन मानवीय सहयोग का एक पहलू तथा विभिन्न वर्गों वाले प्रशासन से संबंधित एक वर्ग है। यह वर्ग उच्च कोटि की विचार शक्ति से युक्त सामूहिक मानवीय प्रयत्नों में लगा हुआ है। ग्लेडन के अनुसार देखिए, ग्लेडन के अनुसार भले ही प्रशासन लंबा और भारी भरकम शब्द लगता है, किंतु इसका एक विनयपूर्ण अर्थ है लोगों की देखभाल करना और कार्यों का प्रबंध करना। तो देखिए कितना स्पष्ट और जो है सटीक रूप में ये परिभाषा है कि ग्लेडन के अनुसार प्रशासन भले ही लंबा और भारी भरकम शब्द लगता है, किंतु इसका एक विनयपूर्ण अर्थ है लोगों की देखभाल करना और कार्यों का प्रबंध करना। ये जनता का स्वामी न होकर सेवक है और पूर्व बताए गए प्रशासन के लक्षणों में जो अन्य लक्षण हैं उनको जोड़कर लोक प्रशासन के लक्षणों को पूरी तरह बताया जा सकता है कि लोक प्रशासन का संबंध सार्वजनिक समस्याओं से है, लोक प्रशासन का संबंध सरकारी कार्यों से है और उसका लक्ष्य सार्वजनिक विधियों और नीतियों को क्रियान्वित करना है। अब आइए लोक प्रशासन के एकीकृत और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं। प्रशासन में किन किन गतिविधियों, कार्यकलापों अथवा प्रक्रियाओं को शामिल किया जाए और उसको किस दृष्टि से देखा जाए जैसे प्रश्नों का व्यापक और विशिष्ट दृष्टिकोण से उत्तर दिया जा सकता है। इन्हें एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड और प्रबंधात्मक यानी मैनेजीरियल व्यू कहा गया है। एकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में वे सभी क्रियाएं जो निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की जाती हैं शामिल की जाती हैं। जैसे साइमन ने कहा कि सामान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले वर्गों की क्रियाएं ही प्रशासन हैं। लेकिन प्रबंधात्मक दृष्टिकोण में तो प्रबंधात्मक दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन में केवल नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि कार्य ही शामिल किए जाने चाहिए। उसमें नैतिक शारीरिक कार्य शामिल नहीं किए जाते। एक अध्यापक, यांत्रिक, लिपिक या चपरासी को प्रशासक नहीं कहा जा सकता। दूसरों से काम लेने या काम कराने को प्रशासन कहा जाता है। उसमें कुछ वांछित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए मनुष्यों और सामग्री के उचित संगठन, निर्देशन और प्रबंध को ही शामिल किया जाना चाहिए। आर्डवे टीट ने कहा है कि किसी संगठन के उन व्यक्तियों की आवश्यक क्रियाओं को प्रशासन माना जाता है जिन्हें अधिकार होता है कि वे कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक साथ एकत्रित व्यक्तियों के वर्ग के सामूहिक प्रयत्नों के संबंध में आदेश दे सकें, उन्हें आगे बढ़ा सकें और सुविधाजनक बना सकें। प्रशासन के संबंध में ये दोनों दृष्टिकोण जो हैं एक तरफा, एकांगी और अपूर्ण हो, चाहे एकीकृत दृष्टिकोण हो या प्रबंधात्मक दृष्टिकोण, ये दोनों ही एकांगी और अपूर्ण हैं। प्रशासन में कार्यों की व्यवस्था कराने वाले और कार्यों को क्रियान्वित कराने वाले दोनों लोग ही महत्वपूर्ण हैं। प्रबंध यदि कुशल और योग्य है तो भी यदि शारीरिक और नैतिक कार्य करने वाले ठीक नहीं है तो सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। सिपाही की समस्याओं और क्षमताओं पर ध्यान न देने वाला सेनापति सफल नहीं हो सकता। इसलिए प्रशासन में दोनों ही प्रकार की गतिविधियां होती हैं। उच्च स्तर पर यदि प्रशासन अथवा प्रबंध का कार्य अधिक, नैतिक, यांत्रिक कार्य कम होता है तो निम्न स्तरों पर प्रबंधात्मक कार्य कम और नैतिक या यांत्रिक कार्य अधिक हो जाता है।
प्रबंधात्मक कार्यों का अत्यधिक महत्व है, किंतु क्रियान्वयन भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। प्रबंधात्मक दृष्टिकोण तकनीकी होने के कारण जो है ये आप जान लीजिए स्पष्टता लिए हुए होता है और ये वाणिज्य, उद्योग तथा उच्च सेवाओं में अधिक लोकप्रिय है। इसकी लोकप्रियता का कारण सरलता और सूक्ष्मता है, किंतु लोक प्रशासन की गतिविधियों को आप देख सकते हैं प्रबंध तक सीमित रखना अवास्तविक, अव्यवहारिक और एकांगी है। इससे प्रशासन का अध्ययन अमूर्त हो जाएगा और ये दृष्टिकोण क्षेत्र से संबंधित पोस्टकार्य विचारधारा से मिलता जुलता है, जो इस प्रकार से गृह प्रबंधात्मक गतिविधियों का समूहन है। इस कारण ये दृष्टिकोण स्वेच्छाचारिता के लिए हुए है और इस दृष्टिकोण को अपनाकर प्रशासन के हृदय तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो ये तो था प्रशासन का जो एकीकृत और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण है। तो इन दोनों को अलग अलग नहीं बल्कि सामूहिक रूप से इसका अध्ययन किया जा सकता है। अब आइए लोक प्रशासन की प्रकृति यानी ये कला है अथवा विज्ञान है, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, लोक प्रशासन का प्रयोग दो दृष्टिकोणों को अपनाकर किया जाता है। एक में कहा जाता है कि ये प्रक्रिया, गतिविधि या कार्यों का प्रतिमान है। इस अर्थ में वो शासकीय मामलों के संचालन से संबंध है। दूसरे दृष्टिकोण में प्रशासन की गतिविधियों या कार्यों को बौद्धिक या वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रथम परिप्रेक्ष्य के अनुसार लोक प्रशासन कला है। पहला जो परिप्रेक्ष्य है उसमें लोक प्रशासन को कला माना जाता है और चार्ल्स वर्थ एक विचारक हैं। इनके अनुसार वह कला इसलिए है कि उसके संचालन के लिए अत्यधिक कुशल नेतृत्व, उत्साह और उच्च आस्थाओं की आवश्यकता होती है। आर्डवे टीड की दृष्टि से प्रशासन एक ललित कला यानी फाइन आर्ट है, क्योंकि वो सभ्य जीवन बिताने के लिए सहयोगपूर्ण रचना के लिए विशिष्ट प्रतिभा की मांग करती है। इसी तरह डॉक्टर MP शर्मा ने इसे कलाओं में सर्वश्रेष्ठ यानी द हाईएस्ट ऑफ आर्ट्स माना है और एक कला के रूप में उसे अनादिकाल से पहचाना और काम में लिया जाता रहा है। कौटिल्य, अकबर, टोडरमल, बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेपोलियन आदि को प्रशासन के महान कलाकार माना जा सकता है। मानव जीवन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने मानवीय, भौतिक तथा अन्य साधनों का कुशल प्रयोग किया। प्रशासन को उपलब्ध मानवीय और सामाजिक साधनों द्वारा सामूहिक जीवन का एक विशेष ढंग से निर्माण करने वाला कलाकार माना जा सकता है। अच्छे गायक, कलाकार, संगीतकार, कवि, चित्रकार आदि की इस तरह इस धारणा के अनुसार अच्छे प्रशासक भी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। और प्रशासन विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों आदि को कितना ही सीख लेने का प्रयत्न क्यों न किया जाए, उसके परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति एक अच्छा प्रशासक नहीं बन पाता। जिस प्रकार एक कलाकार, कवि या चित्रकार जो है ये कला के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करता है, उसी प्रकार एक प्रशासक प्रशासन के माध्यम से अपनी आत्मा अभिव्यक्ति करता है। कुछ विचारक हैं जैसे एल उर्विक, ग्लैडन, टीड। इन्होंने प्रशासन को, लोक प्रशासन को कला माना है और एक कला के रूप में प्रशासन अरस्तु से लेकर वर्तमान समय तक लगातार बना हुआ है। ग्लेडन ने लिखा है कि कला मानव की योग्यता से संबंधित ऐसा ज्ञान है जिसमें सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल दिया जाता है। प्रशासन एक ऐसी कला है जिसकी प्रेरणा स्रोत व्यक्ति का अंतःकरण है। वह व्यक्ति के अनुभव, चातुर्य, निरंतर विकास तथा कतिपय सर्वव्यापी निश्चित नियमों के बारंबार अभ्यास का परिणाम होती है। उसके साक्षात्कार के लिए विशेष पद्धतियों और सामग्री की आवश्यकता होती है और ग्लैडन ने उसे एक ऐसी क्रिया माना है जिसे विशेष प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होती है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में प्रशासन के लिए लंबी अवधि के शिक्षण प्रशिक्षण का प्रावधान किया है और प्रत्येक कला की तरह प्रशासन भी व्यक्ति के जीवन को अधिक सुखद और अधिक सुंदर बनाना चाहता है, यानी वह भी सत्यम, शिवम और सुंदरम की साधना है। उसके लिए एक प्रशासक को कठिन परिश्रम और एक दीर्घकालीन साधना की आवश्यकता होती है। लेकिन जो लोग प्रशासन को कला मानते हैं तो ये विचार कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है। जन्म से कोई व्यक्ति सफल प्रशासक नहीं होता। प्रशासन एक ऐसी कला है जो निपुणता, कुशलता, साधना और अभ्यास के द्वारा ही प्राप्त होती है। उसके लिए कठिन साधना और अभ्यास की आवश्यकता होती है।
किंतु ये सत्य है कि एक अच्छा प्रशासक बनने के लिए भाव भरा हृदय, मानवता के प्रति विश्वास, दूरदृष्टि, विवेक आदि गुणों का होना आवश्यक है। एक दृष्टि से प्रशासक अन्य कलाकारों की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। अन्य कलाएं, साहित्य, संगीत आदि अधिकांशतः अमूर्त, अस्थायी, एकांगी और समसामयिक होती हैं। प्रशासन ठोस और मूर्त रूप से जीवन को अधिक सुंदर और अधिक आकर्षक और अधिक विकासमान बनाने का प्रयास करता है। वो सपनों की दुनिया में रहने वाला हो या खो जाने वाला प्राणी न होकर सपनों को धरती पर उतारने वाला समाज सेवी है। और प्रशासक मानव को परलोक के बजाय इसी लोक में सुखी बनाने का सतत प्रयत्न करता है। लेकिन कुछ विचारक हैं जो लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज साइंस। प्राचीन काल में लोक प्रशासन मूल रूप से एक कला था, लेकिन वर्तमान काल में वो विज्ञान कहलाने की योग्य बन गया है। इस विषय में सभी विद्वान एक मत नहीं हैं और उनके विचार भी अलग अलग हैं। एक शैक्षिक विषय या ज्ञान की शाखा के रूप में लोक प्रशासन को विज्ञान के संबंध में 3 स्थितियां पाई जाती हैं। कुछ विचारक हैं जो लोक प्रशासन को अभी विज्ञान नहीं मानते हैं। F.W. टेलर ने वर्तमान शताब्दी के प्रारंभ में रखा था। उनके अनुसार प्रबंध मनमानी, स्वेच्छाचारी और दाब धौंस वाली युक्तियों से काम लेता है। उसके वास्तविक दायित्व प्रत्येक कार्य और उसके अंश के लिए एक वैज्ञानिक माप अथवा सर्वोत्तम रीति का विकास करना चाहिए। और उर्विक का विचार है कि हमें अभी भी एक सुसंगत और युक्तिसंगत प्रतिमान की आवश्यकता है। इस संबंध में डॉक्टर MP शर्मा का मानना है कि वर्तमान अवस्था में एक विज्ञान के रूप में वो तथ्य संग्रह से अधिक कुछ नहीं है। दूसरी धारणा ये है कि लोक प्रशासन विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है। चार्ल्स बियर्ड ने कहा है कि लोक प्रशासन में पर्याप्त मात्रा में सूक्ष्मता, निश्चितता और पूर्व कथनीयता पाई जाती है। हम जानते हैं कि अच्छे बजट या लेखांकन संबंधी नियमों को पालने का क्या परिणाम होता है, और हम ये भी जानते हैं कि नागरिक सेवा के गठन संबंधी सिद्धांत का पालन न करने पर प्रशासन का क्या हाल होता है। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। उसमें परंपरागत धारणाओं की आलोचना करते समय उन्होंने इसी दृष्टिकोण को अपनाया है कि प्रशासन जो है विज्ञान बनने की प्रक्रिया में है। और जीव विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान का दृष्टांत देते हुए उन्होंने कहा कि एक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन को संगठन में व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए और उसे प्रशासन को चलाने के लिए क्रियात्मक सुझाव देने चाहिए। एक उभरते विज्ञान के रूप में रेजिनाल्ड E. गिलमोर ने लोक प्रशासन को अंततोगत्वा विज्ञान यानी एन अल्टीमेट साइंस कहा है। तो याद रखिएगा, रेजिनाल्ड E. गिलमोर ने लोक प्रशासन को एन अल्टीमेट साइंस कहा है। ये मत विज्ञान शब्द को पूर्ण विशुद्धता या सूक्ष्मता से ग्रहण न करके उसे अनुभव और अवलोकन द्वारा प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में देखता है। जबकि तीसरी धारणा ये है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। F. मर्सन और लूथर गुलिक का विचार है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। विल्सन यानी वुड्रो विल्सन और W.F. बिलोबी उसे पहले से ही विज्ञान मानते रहे हैं। बिलोबी के अनुसार प्रशासन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले ऐसे मूलभूत सिद्धांत हैं जो किसी भी विज्ञान की विशिष्टता का वर्णन करने वाले लक्षणों के अनुरूप जो हैं होते हैं। सन 1937 में लूथर गुलिक और L. उर्विक ने प्रशासन को विज्ञान मानते हुए विद्वानों के लेखों को एकत्र कर पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी है। लूथर गुलिक और L. उर्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रशासन और प्रबंध दोनों को विज्ञान माना जाता है। ड्वाइट वाल्डो ने प्रशासन को सामान्यीकरण का विशेषज्ञ कहा है। ग्लेन नेगली ने पूरे जोरदार समर्थन के साथ प्रशासन को विज्ञानों के पद सोपान पर सर्वोच्च स्थान दिया है और प्रशासन में मानव ज्ञान का उच्चतम संगठन पाया जाता है। प्रायः ये सभी विद्वान लोक प्रशासन को भौतिक विज्ञान की तरह न मानकर समाज विज्ञान के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार लोक प्रशासन में विज्ञानत्व की विशेषताएं विद्यमान हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि इस विवाद की समस्या का समाधान का मूल आधार विज्ञान संबंधी धारणा है। विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान का अर्थ है विशेष अथवा क्रमबद्ध ज्ञान, और वह एक दृष्टिकोण, एक प्रमाणित और व्यवस्थित ज्ञान तथा खोज करने की पद्धति है।
इसीलिए गार्नर कहते हैं कि विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान की राशि को कहते हैं जो विधिवत पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और जिसके तथ्य परस्पर संबद्ध, क्रमबद्ध और वर्गीकृत किए गए हों। तो विज्ञान जो है इस प्रकार वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित है, भली भांति परीक्षित और क्रमबद्ध हो और सामान्य सिद्धांतों में समाहित हो। इसके अलावा वैज्ञानिक ज्ञान तथ्यों के अवलोकन, निश्चित और मान्य पद्धतियों के अनुगमन, जांच और निष्पक्ष निष्कर्ष या सामान्य नियमों की प्राप्ति द्वारा उपलब्ध किया जाता है। लोक प्रशासन में ये विषमताएं काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। यद्यपि वो भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र की तरह नहीं है, फिर भी वो ऋतु विज्ञान, खगोल विज्ञान आदि की तरह अवश्य है। लोक प्रशासन में व्यवहारवाद और आधुनिक उपागमों के प्रवेश और प्रयोग के पश्चात विज्ञान की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है और अब एक प्रशासन विज्ञान यानी एडमिनिस्ट्रेशन साइंस की बजाय प्रशासन विज्ञानों का युग आ गया है। लेकिन वहीं कुछ विचारक ऐसे हैं जो प्रशासन के विज्ञान होने के पक्ष में नहीं हैं। लोक प्रशासन की प्रकृति के विषय में चौथा मत भी मान सकते हैं। कुछ प्रशासनवेत्ता लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते। उनका ये विश्वास है कि वो कभी भी विज्ञान नहीं बन सकता। मार्शल ई डिमाक और ड्वाइट वाल्डो का ये विचार है। मोरिस कोहेन और फाइनर प्रशासन को विज्ञान के रूप में नहीं मानते और उर्विक के अनुसार लोक प्रशासन केवल एक कला है और अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला भी खरीदी नहीं जा सकती। प्रशासन को विज्ञान न मानने के कई कारण बताए गए हैं, जैसे लोक प्रशासन में सिद्धांतों में निश्चितता नहीं है, उसमें वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार पर्यवेक्षण और तथ्यों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों में एकरूपता, जांचशीलता या सत्यापन के गुण नहीं हैं और उसमें तथ्य मूल्यों की पृथकता नहीं पाई जाती। और पांचवा है कि उसका मूल विषय वस्तु मानव और उसकी स्वेच्छा स्वतंत्र गति में परिवर्तनशील और अनेक कारणों से प्रभावित होती है और लोक प्रशासन के निष्कर्ष, सिद्धांत, मान्यताएं प्रत्येक प्रशासनवेत्ता के साथ बदलती रहती हैं। और एल.डी. व्हाइट ने यहाँ तक कहा है कि प्रशासन में सिद्धांतों की खोज को भविष्य में किसी अनिश्चित तिथि तक के लिए छोड़ देना चाहिए। रॉबर्ट डेहल ने अपने लेख साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहा है कि लोक प्रशासन का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किए बिना विज्ञान बनाना संभव नहीं है। विभिन्न देशों के लोक प्रशासनों का अध्ययन करने के बाद ही उसने उसके विषय में सार्वलौकिक और व्यापक सिद्धांतों को मान्यता दी जा सकती है और हम उस समय तक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं कह सकते जब तक कि वह मानकी मूल्यों का स्थान क्या होगा ये स्पष्ट न किया जाए, लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव का स्वभाव अच्छी प्रकार न समझा जाए और तुलनात्मक अध्ययनों का एक ऐसा निकाय स्थापित किया गया हो जिसके द्वारा ऐसे सिद्धांतों और सामान्य निष्कर्षों का पता लगाना संभव हो सके जो राष्ट्रीय सीमाओं तथा विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभवों का भी अतिक्रमण कर सकें और उनसे श्रेष्ठ सिद्ध हों। उर्विक ने भी प्रतिरोध किया कि लोक प्रशासन में सार्वदेशिक मान्यता प्राप्त करने वाले सिद्धांतों का अभाव है, तो एल. उर्विक भी इसे विज्ञान नहीं मानते। वे प्रायः लगभग ठीक या संभावित अथवा हो सकता है जैसी प्रकृति वाले होते हैं और इनमें कोई संदेह नहीं कि यदि वैज्ञानिक पद्धति की कसौटी पर विभिन्न तथाकथित सिद्धांतों को परखा जाए तो बहुत कम खरे उतरेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के कुछ चरण होते हैं, जैसे अवलोकन, तथ्य संग्रह, प्राकथन या परिकल्पना, प्रयोग या तथ्यों के द्वारा परिकल्पना की जांच, सारणीकरण, वर्गीकरण, सहसंबंधों की खोज या जांच या सत्यापन। तो ये अनेक बाह्य कारणों, अबौद्धिक तत्वों और अपनी बौद्धिकता, विशेषता और अज्ञान संबंधी त्रुटियों से प्रभावित होता है और उसकी अपनी राजनीति के प्रति अधीनता भी एक बहुत बड़ी बाधा है। तो इस आधार पर प्रशासन को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। कुछ जब निष्कर्ष रूप में हम देखेंगे तो इसको विज्ञान बनाना हानिप्रद है। जो विचारक लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं मानते वो कहते हैं कि इसे विज्ञान बनाना हानिप्रद है। लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने या मानने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उनके अनुसार मानव व्यवहार का पूर्णतः वैज्ञानिक विश्लेषण कभी भी नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा होना संभव भी हुआ तो उससे प्रशासन में कठोरता, रूढ़िवादिता और जड़ता आ जाएगी, जिसमें व्यक्ति को स्वतंत्र चिंतन के लिए दंडित किया जाएगा। प्रशासन पूरी तरह अमानवीय होकर
कृत्रिम और विखंडित हो जाएगा। और शूलर ने उसे विज्ञान की संज्ञा प्रदान करने के प्रति खतरों से सचेत किया है कि ऐसा करने से उसका विकास रुक जाएगा। अभी लोक प्रशासन में सर्वत्र प्रयोग किए जा सकने वाले पूर्णतः स्थापित सामान्य नियम नहीं पाए जाते, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। वालेस ने अपनी पुस्तक संघीय विभागीकरण यानी फेडरल डिपार्टमेंटलाइजेशन में बताया कि लोक प्रशासन के सिद्धांत कोरी काम चलाऊ प्रकल्पनाएं, प्रस्तावनाएं और मान्यताएं मात्र हैं। यदि इन्हें वैज्ञानिक नियमों, निष्कर्षों या सामान्यीकरण का रूप दे दिया गया तो इससे प्रशासन में जड़त्व आ जाएगा। उन्हें थोप देना या उनके आधार पर संगठनों का निर्माण और संचालन करना सरासर गलत होगा। लोक प्रशासन में व्यापक आधार पर लागू किए जाने योग्य सर्वमान्य और जो सार्वभौमिक सिद्धांत हैं उनका अभाव है। उसकी शब्दावली अनिश्चित और उसकी मान्यताएं भी अपरिपक्व हैं, इसलिए उसे विज्ञान कहना अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा मात्र है। लोक प्रशासन को विज्ञान बनाने के लिए जिन सिद्धांतों की बात की गई है उसका मजाक उड़ाते हुए हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि इस आधार पर लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं बनाया जा सकता। ये सिद्धांत नहीं, मात्र ये कहावतें हैं। तो लोक प्रशासन के सिद्धांतों की कड़ी आलोचना साइमन के द्वारा की गई है कि ये लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं बल्कि कहावतें हैं। तो क्या माना जाए लोक प्रशासन को, कला माना जाए या विज्ञान माना जाए? तो दोस्तों, लोक प्रशासन को स्पष्ट रूप से न तो कला कहेंगे न विज्ञान, बल्कि ये एक समाज विज्ञान या सोशल साइंस है। वास्तव में लोक प्रशासन विशुद्ध या प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं आकर समाज विज्ञान यानी सोशल साइंस की श्रेणी में आता है, और विज्ञान की इन श्रेणियों या वर्गों में विज्ञानत्व की मात्रा का ही अंतर है। लोक प्रशासन को समाज विज्ञान कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी गतिविधियां और संरचनाएं समाज में रहकर ही तथा समाज के लिए कार्य करती हैं। उसका परिवेश और पारिस्थितिकी जो है ये सामाजिक है और समाज का उस पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रशासन में कार्यशील मनुष्य मूलतः सामाजिक हैं। तीसरा, राज्य के माध्यम से प्राप्त प्रशासन के लक्ष्य समाज के सामान्य लक्ष्यों और उद्देश्यों से मेल खाते हैं, और समाज विज्ञानों से ही लोक प्रशासन का यथार्थ अध्ययन करते हुए पद्धतियाँ, उपागम, सिद्धांत उपलब्ध और विकसित किए जा रहे हैं। और लोक प्रशासन का कार्यान्वयन से संबंधित होने के कारण समाज विज्ञानों की सार्थकता, एकता और यथार्थता प्रकट होती है। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे अन्य अनुशासन या विषयों की तुलना में उसकी आयु बहुत कम है। वो लगभग अभी जो है 100 वर्षों से थोड़ा सा ऊपर हुआ है। ये प्रशासनिक विचारधारा किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रही है, लेकिन एक विषय का जो स्वरूप है इसने अभी जल्दी ही प्राप्त किया है। इस कारण इसे एक अर्ध विकसित विज्ञान अथवा विकासमान युवा विज्ञान के रूप में देखा जाना चाहिए। और आप देखिए कि विल्सन के शब्दों में अपनी ही पीढ़ी में प्राप्त राजनीति विज्ञान का सबसे ताज़ा फल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह जो ये पुराना विज्ञान नहीं है, बल्कि ये काफ़ी नया है। और वुडरो विल्सन कहते हैं कि अपनी ही पीढ़ी में प्राप्त राजनीति विज्ञान की सबसे ताज़ा फल प्रशासन विज्ञान या लोक प्रशासन है। इसके पास रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, लेवायथन जैसे शास्त्रीय ग्रंथ नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि यह एक पर्यवेक्षणात्मक विज्ञान है और इसमें प्रयोग के लिए सीमित स्थान है। तीसरे, यह है और चाहिए अथवा तथ्य मूल्य दोनों से संबद्ध रखता है, और दूसरे शब्दों में ये विधेयकात्मक होने के साथ आदर्शात्मक भी है। और अंत में इसे एक प्रगतिशील विज्ञान माना जाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक प्रगतिशील विज्ञान माना जाना चाहिए जिसके निष्कर्ष, सामान्यीकरण, नियम और सिद्धांत नए तथ्यों के संदर्भ में बार बार दोहराए जाएंगे, उन्हें विकसित और संशोधित किया जाएगा, और एक समन्वयात्मक समाज विज्ञान के रूप में उसका महत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और विभिन्न क्षेत्रों के समाज वैज्ञानिक इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं।
तो दोस्तों, हमने आज लोक प्रशासन के जो पहले अध्याय में लोक प्रशासन का एक सामान्य प्रस्तावना, लोक प्रशासन का अर्थ, विभिन्न विचारकों द्वारा दी गई परिभाषाएं, उन विचारकों में जो इसका सामान्यीकृत, विशिष्टीकृत, व्यापक और संकुचित दृष्टिकोण है वो, और इसके अलावा इसका एकीकृत और प्रबंधात्मक मॉडल, साथ ही साथ लोक प्रशासन विज्ञान है अथवा कला, विज्ञान होने के पक्ष में तर्क, कला होने के पक्ष में तर्क, या फिर इसे विज्ञान क्यों नहीं कहा जा सकता है, प्राकृतिक विज्ञान, ये। और अंत में हमने ये जाना कि लोक प्रशासन न तो पूरी तरह से कला है, न प्राकृतिक विज्ञानों की तरह पूरी तरह प्राकृतिक विज्ञान है, बल्कि ये समाज और समाज में घटित होने के कारण और इसके जो प्रभाव हैं वो समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर पड़ने के कारण इसे जो है प्राकृतिक विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान नहीं बल्कि सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान के रूप में इसको हम ले सकते हैं। हालांकि ये अन्य समाज विज्ञानों की भांति पुराना नहीं बल्कि नया विषय है, इसलिए इसमें जो क्लासिकल सिद्धांत हैं, क्लासिकल ग्रंथ हैं, उनकी तरह इसके पास न तो ग्रंथ हैं न ही कोई पुराने सिद्धांत हैं, बल्कि ये एक जो है लगातार प्रगतिशील या विकासशील विज्ञान है और नए नए संदर्भों में इसमें नए नए सिद्धांत और नियमों की खोज की जा रही है, इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ पोस्ट कार्व की अवधारणा है जो कि लूथर गुलिक के द्वारा प्रतिपादित की गई है, इसके बारे में जानेंगे, और लोक प्रशासन की नई प्रवृत्तियों आदि के बारे में हम इसके अगले भाग में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।